क्या आपको पता है डीएलएड एडमिशन के दौरान मेरिट लिस्ट का संधारण कैसे किया जाता है, रोस्टर पॉइंट कैसे तैयार किया जाता है और किस कोटि को कितना आरक्षण प्राप्त है, दिव्यांगजनों के आरक्षण का सामंजन कैसे होता है, उर्दू अभ्यर्थियों का आरक्षण किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, मेरिट लिस्ट कितने प्रकार का होता है और नामांकन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट से कैसे जुड़ी हुई है। ये सारे सवाल आप सभी ने पूछे डीएलएड के इस पहले वीडियो में, जिसमें आप सब ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और सवाल जवाब सीरीज का पहला वीडियो सीएलसी के ऊपर आधारित मैं पहले ही ला चुका हूँ। आज सवाल जवाब सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मेरिट लिस्ट से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। तो बने रहेंगे, पूरे वीडियो में वॉच करेंगे और समझेंगे कि मेरिट लिस्ट का निर्धारण कैसे होता है और आप किस प्रकार से मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते हो। आप खुद भी मेरिट लिस्ट तैयार करना सीख सकते हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। आइए समझें मेरिट लिस्ट के निर्धारण करने की विधि को। मेरिट लिस्ट का तिलिस्म बहुत ही व्यापक होता है और इसे समझना सबके बस की बात नहीं होती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन बारीकियों को बताऊंगा जिसको समझ करके आप खुद भी मेरिट लिस्ट बनाना सीख जाओगे। रोस्टर पॉइंट तैयार करना सबसे कठिन काम होता है और बहुत अभ्यास के बाद आप रोस्टर पॉइंट बनाना सीख सकते हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को ये सारी कलाएँ आ जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास की ओर शुरू किया जाए। और सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि अपने बिहार के अंदर आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से है। जब भी कोई सीधी भर्ती होती है या फिर किसी सरकारी संस्थान में नामांकन लिया जाता है तो किस प्रकार से रोस्टर बिंदु तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो आरक्षण को समझना होगा कि रिजर्वेशन के अनुसार किस कोटि को कितना सीट दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बिहार में आरक्षण के अनुसार सीटों की व्यवस्था इस प्रकार से है, ये आप देख लेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले जो कोटि है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षित सीट है। सपोज दैट यदि कुल 100 सीट है तो 100 में से 12 सीट पिछड़ा वर्ग को दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी बिहार सरकार ने महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षित सीट दिया है। ठीक है, तो 35% का ये जो आरक्षण है यह क्षैतिज आरक्षण है। अब ये क्षैतिज आरक्षण क्या है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है, इसकी चर्चा हमें अलग से करनी होगी, फिर ये अलग पॉइंट हो जाता है और इसके ऊपर एक डिटेल क्लास तैयार हो सकता है। तो यदि आप लोगों को आरक्षण के ऊपर पूरा डिटेल क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, आरक्षण के ऊपर मैं एक डिटेल क्लास लेकर के आऊँगा। उसमें आरक्षण का इतिहास सारा कुछ उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन यहाँ हम लोग केवल मेरिट लिस्ट निर्धारण के ऊपर फोकस करेंगे और शॉर्ट में समझेंगे कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिला है और उसके अनुसार से सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ सबसे पहली बात कि पिछड़ा वर्ग को 12% का आरक्षण दिया गया है। इसमें से महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो 12% में से 12% का जब 35% निकालेंगे यानी कि 100 में से 12 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व है। ठीक, अब इसमें से 35% तो आता है 4। ठीक है, एक सन्निकट मान में हम लोग दशमलव में नहीं जाएंगे, 4 सीटें 100 सीट पर यहाँ पर मैं ये जो लिस्ट मैंने तैयार किया है यह 100 सीट को मान करके किया है। ठीक है, अब जैसे जैसे सीट ज़्यादा होंगे तो फिर दशमलव की गणना भी उसमें होगी। ठीक है, अब मान लिया जाए कि अगर 1 लाख वैकेंसीज हैं तो वहाँ दशमलव के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ घट सकती हैं। तो 100 सीट को मान करके मैंने ये एक स्टैंडर्ड मान निकाला है। तो यहाँ पे 4 सीटें जो है वो महिलाओं को जाएंगी और 8 सीटें जो है वो पुरुष को जाएंगी। किस कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी में। क्लियर। अब ईबीसी कैटेगरी में देखें तो टोटल 18% आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, कितना है, तो आरक्षण 18% ईबीसी कैटेगरी में है। और यहाँ पे देखेंगे कि महिलाओं को इसके अनुसार से 7 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, ईबीसी महिलाओं के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं 100 सीट में से, और 11 सीटें जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व हैं।
तो बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी को कुल 16% सीटें आरक्षित की गई हैं और इसमें से 35% यानी कि 6 सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए, एससी महिला के लिए रिजर्व है। बाकी बच गए 10 सीट, तो 10 ये सीट एससी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। उसी प्रकार बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी को 1% आरक्षण दिया गया है बिहार के अंदर। ठीक है, केंद्र स्तर पर बात करें तो एसटी को 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे बिहार सरकार में एसटी को 1% रिजर्वेशन है और इस 1% का जब 35% निकाला जाता है तो 0.35 आता है, 0.65 यहाँ पे पुरुषों के लिए आता है। तो अब इसमें से कंडीशन ये हो जाता है कि 100 सीट में केवल एक ही एसटी का सीट रिजर्व होता है और महिला या पुरुष जो भी हो जिनका अंक ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उन्हीं को लिया जाता है उस रिजर्व सीट पर। ठीक है, तो ये अनुसूचित जाति के लिए हो गया। अब इसके बाद बढ़ते आगे, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीट रिजर्व होता है और इस 10% में से 3 सीटें महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए, और 7 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए रिजर्व होते हैं। अब इन सबके बाद एक लास्ट में देखेंगे कि पिछड़े वर्ग की महिला, तो पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षण 3% जो है ये पहले से ही लागू किया गया था। 35% ये जो आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया, इसके पूर्व ही पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3% का आरक्षण अनुमान्य था। सरकार ने 35% आरक्षण की घोषणा के बाद भी इस 3% सीट को अक्षुण्ण रखा, यानी बनाए रखा। ठीक है, बाकी के 97% में से 35% महिलाओं के लिए अलग से निर्धारित किया जाता है और ये बीसीएफ पिछड़े वर्ग की महिला के लिए ये 3% सीट पहले से ही आरक्षित है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये आरक्षित सीट अभी भी है। तो 3 सीट यहाँ महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा बन जाता है, इसमें पुरुषों का कोई स्थान नहीं है। अब बात करें कि सामान्य जो सीटें हैं, जो अनारक्षित सीटें हैं, कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में समझ लेते हैं कि जो सामान्य सीटें हैं वो केवल सामान्य वर्ग के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस बनाया गया, 10% का कोटा दिया गया। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया और 10% का आरक्षण दिया गया। ये जो सामान्य सीटें हैं ये अनारक्षित सीट है, इस पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये टोटल 40% बच जाते हैं क्योंकि 60% रिजर्वेशन हो गया, अब बच गया 40%। तो ये 40% खुली सीटें हैं और इस पर महिलाओं को 14 सीट दिया गया है और 26 सीट पुरुषों को दिया गया है। अब इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी की महिला अपने 14 सीट पे आ सकती हैं और किसी भी कैटेगरी का पुरुष अपने 26 सीट पे आ सकता है। इसका निर्धारण मेरिट के अनुसार होता है। मेरिट लिस्ट में अधिकतम जो अंक प्राप्त किए हुए रैंक के अनुसार चुन लिया जाता है। ऊपर से 40 कैंडिडेट को चुन लिया जाता है, ठीक है, जिसमें से 26 पुरुष और 14 महिलाएं होती हैं। किसी भी वर्ग की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें चुन लिया जाता है। ये अनारक्षित सीट कहलाती है। इसमें हो सकता है सामान्य वर्ग की महिलाएं हो या फिर ईबीसी की महिलाएं हो, बीसी की महिलाएं हो, एससी की महिलाएं हो, जिनका मेरिट उस 40 सीट के अंदर आ रहा है उन्हें चुन लिया जाता है। तो ये था सीटों का बंटवारा। अब यहाँ एक नोट पॉइंट देखेंगे कि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 5% एवं उर्दू के अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण दिया जाता है और ये क्षैतिज आरक्षण होता है, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण नहीं है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर आरक्षण, आरक्षण का तिलिस्म, इसे समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए और यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो फिर मैं आरक्षण के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब समझेंगे रोस्टर पॉइंट क्या होता है, रोस्टर क्रमांक क्या होता है। तो रोस्टर क्रमांक किसी भी सरकारी भर्ती या संस्थान में नामांकन के क्रम में आरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की गई सूची होती है, जिसमें जिस क्रमांक पर जिस कोटि के अभ्यर्थी की नियुक्ति या नामांकन होना होता है उसे विनिर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात उसी का ब्यौरा वहाँ पे होता है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार किसी भी सरकारी संस्थान में नामांकन की प्रक्रिया या भर्ती की प्रक्रिया तैयार की जाती है।
इसकी एक खामी है। खामी क्या है कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार आरक्षित सीटों पर योग्य अभ्यर्थी अगर नहीं मिलते हैं, योग्य अभ्यर्थी जो हैं वह अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, सपोज दैट कि किसी कैटेगरी में उस योग्यता को फुलफिल करने वाले अभ्यर्थी मौजूद नहीं हैं, तो क्या होगा, तो वह आरक्षित सीट रिक्त रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरे कैटेगरी से ला करके कैंडिडेट को डाल दिया जाएगा। अभी जो बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, आप इसका उदाहरण देख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा सीटें रिक्त रह गई हैं, जबकि कैंडिडेट अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि सही जगह पे सही कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए। बहाली प्रक्रिया में कुछ खामियां थी इस वजह से, और साथ ही योग्य सीटों के अनुसार योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाए, इसकी वजह से भी बहुत सारी सीटें रिक्त रह गईं। अब यहाँ देखेंगे कि रोस्टर पॉइंट या रोस्टर क्रमांक जो है वह डीएलएड के जो संस्थान है, डाइट्स है या फिर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, जो भी संस्थान सरकारी संस्थान है, वो अपना रोस्टर क्रमांक कैसे तैयार करते हैं। तो डीएलएड में नामांकन हेतु कॉलेज अपने रिक्तियों के अनुसार, ठीक है, अपने रिक्तियों के अनुसार प्रत्येक डाइट या प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का अपना अपना सीट होता है, ठीक है, जो सरकार उन्हें अलॉट करती हैं। जैसे किसी संस्थान का हो सकता है 200 सीट टोटल हो, या किसी का 100 सीट ही हो, किसी के यहाँ 150 सीट हो। तो अपने अपने सीटों के अनुसार वे रोस्टर को तैयार करते हैं, और यह रोस्टर 2 भागों में बढ़ जाता है, साइंस और आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स और उर्दू, ये तीनों मिलाकर के एक हैं, ठीक है, तो इसे हम आर्ट्स मानेंगे। और साइंस यानी कि केवल साइंस वाले, तो साइंस और आर्ट्स ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहले पूरा रोस्टर तैयार होता है सीट के अनुसार, यानी कि जितना सीट है, यदि 100 सीट है तो 100 सीट के अनुसार रोस्टर तैयार किया जाता है, और फिर उस रोस्टर को 2 भागों में बांटा जाता है, 50-50 किया जाता है, और उसी रोस्टर क्रमांक के अनुसार कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है उनके मेरिट के अनुसार। इसे हम लोग आगे समझेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसी कॉलेज या डाइट में कुल 100 सीटें हैं, ठीक है, तो नियमतः 50 सीट साइंस और 50 सीट आर्ट्स को मिल जाएंगी। तो अब इन 50-50 सीटों पर किस कोटि के अभ्यर्थी का नामांकन होगा, इसके लिए रोस्टर क्रमांक आरक्षित प्रतिशत के अनुसार तैयार किया जाता है। तो इसकी विधि को अब यहाँ समझेंगे कि रोस्टर क्रमांक यहाँ आप देखो कि विज्ञान संकाय के लिए तैयार किया गया है। यह भी छोटा दिख रहा है आप लोगों को। मैं इस पीडीएफ को, एक बात याद रखें कि मैं इस पीडीएफ को वेबसाइट पे डाल रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट का लिंक ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेंगे जूम करके, आरक्षित श्रेणी में ये रोस्टर क्रमांक इस प्रकार से है। साइंस कैटेगरी में आप देखो कि पुरुष अभ्यर्थियों को 12 सीटें दी जाती हैं, और 8 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। और ये आरक्षण का रोस्टर क्रमांक है 1, 5, 11, 13। ये क्या है, तो जैसे सीरियल नंबर होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50 तक। यहाँ पर मैंने 100 सीट लिया, जिसमें से 50 साइंस के लिए, 50 आर्ट्स के लिए तैयार किया है। तो मान लिया जाए कि 1 से लेकर के 50 जो सीरियल नंबर होगा, उसमें कहाँ कहाँ किस किस क्रमांक पर किस कैटेगरी के कैंडिडेट को लिया जाएगा, आप इसे ध्यान रखें। यही रोस्टर की खासियत होती है कि जिस क्रमांक को निर्धारित कर दिया गया है, उस क्रमांक पर उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे। ये नहीं कि दूसरे कैटेगरी के अभ्यर्थी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आपने अप्लाई किया है, नामांकन की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा, आप ध्यान से मेरिट लिस्ट के एक एक कैटेगरी को देखोगे, ठीक है, और अपना स्थान आपका कहाँ है इसे भी ध्यान से देखोगे, और ख़ुद आप इसका निर्धारण कर सकते हो कि मेरा स्थान कहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आप कहीं भी चूक ना जाओ, आपको कहीं भी गलतफहमी ना रहे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो ये देखें, आप इस लिस्ट को आप डाउनलोड करके आप एक एक रोस्टर पॉइंट को ध्यान से देख लेना है, ठीक है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि इस बिंदु पर, इस सीरियल नंबर पर किस कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। क्या किसी डाइट में नियम का पालन नहीं भी किया गया है? यदि ऐसा है तो आप वहाँ पर फाइट कर सकते हो। अब देखें, यूआरएफ यानी कि महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए
ये रोस्टर पॉइंट तैयार किए गए हैं। आप देखो यहाँ पे 3, 9, 15, 21, 33, 39, 45, 49, यानी कि इन सीरियल नंबरों पर URF कैंडिडेट्स ही होंगी, इसके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि तीसरे सीरियल नंबर में BC कैटेगरी को डाल दिया जाएगा, नहीं, रोस्टर पॉइंट यही होता है। 9वें पर URF महिला ही होगी, ठीक है। URF का मतलब सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, ठीक है। अनारक्षित वर्ग की महिला का मतलब हुआ कि जिनका मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा अंक है ना, 40। अब जैसे कि 100 सीट में से 40 मैंने तैयार किया था, वहाँ पे आप इसके पहले वाले स्लाइड में आप लोगों ने देखा, तो 14 सीटें महिलाओं के लिए हो रहा था और 26 सीटें पुरुषों के लिए। तो अब 14 में से यहाँ पे 8 देख लो साइंस के लिए दे दिया गया है, ठीक है। अब आर्ट्स में केवल 6 सीटें मिलेंगी, ये भी ध्यान देना है। तो URF कैंडिडेट्स, ये 8 सीटें URF कैंडिडेट्स के लिए होंगी। यहाँ पे आगे देखें, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो दूसरा, 14, 20वां, 32वां, 36वां और 50वां, ये सीरियल क्रमांक पर EBC के पुरुष कैंडिडेट ही होंगे, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी ट्रेनिंग कॉलेज या डाइट कॉलेज के मेरिट लिस्ट को देख लेना, आप यही रोस्टर बिंदु तैयार किया जाता है इसी अनुसार से। SC में, तो SC में देखेंगे कि 4, 16वां, 28वां, 34वां और 48वां, ये सीरियल क्रमांक पर SC के कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे। इसके बाद BC का आप देखें 6, 22, 30, 46, इन स्थानों पर केवल और केवल BC के कैंडिडेट होंगे, महिला कैंडिडेट नहीं होगी, उनके लिए अलग रोस्टर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7, 17, 37, 47, ये 4 सीटें आरक्षित हैं साइंस में। 7 नंबर, 17 नंबर, 37 नंबर और 47 नंबर पर EWS मेल कैंडिडेट होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा। उसी प्रकार से EBCF यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, तो 8, 26 और 42, इन रोस्टर क्रमांक पर, इन सीरियल लिस्ट पर केवल EBCF महिलाएं होंगी, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। SCF के लिए 10, 24, 40, BCF के लिए 12, 28, ST के लिए 19, 19वां जो सीरियल नंबर होगा वह केवल ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होगा, आप इसे भी मिला सकते हो। EWSF यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला को यहाँ साइंस में 1 सीट है, आर्ट्स में आप जाओगे तो वहाँ पे 2 सीट दिया गया है, तो इस प्रकार से कुल 3 सीटें प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से 3% आरक्षण है, यानी कि 100 में से 3 सीटें हैं, तो 1 सीट विज्ञान में है और 2 सीटें आर्ट्स में हैं। तो इस प्रकार से आपके आरक्षण के ये 50 रोस्टर क्रमांक इस प्रकार से मैंने तैयार किए हैं। आप इसे किसी भी डाइट या ट्रेनिंग कॉलेज के मेरिट लिस्ट से मिला करके देख सकते हो। आइए अब कला संकाय के आरक्षण रोस्टर को समझ लेते हैं। तो कला संकाय, कला में कॉमर्स और उर्दू ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिला करके कला संकाय हम मान लेते हैं। और इनका किस प्रकार से रोस्टर है इसे मैं जूम करता हूं और आप यहां देखेंगे, ये UR कैटेगरी में आप देख लो रोस्टर बिंदु, रोस्टर क्रमांक, यहाँ पे 14 सीटें हैं। पुरुषों के लिए 51, 53, 59, 63, 65, 69, 71, 75, 81, 83, 89, 93, 95 और 99, इन सीरियल नंबर पर UR कैंडिडेट्स होंगे। इसके बाद URF के लिए 55, 61, 73, 79, 85 और 91, ये कुल 6 कैंडिडेट्स URF से होंगी और इन सीरियल नंबरों पर URF की कैंडिडेट्स ही केवल होंगी। इसी प्रकार से EBC, SC, BC, EWS, EBCF, SCF, BCF, EWSF, BCF, ये सारे रोस्टर पॉइंट मैंने तैयार किए हैं। तो आप इन सारे रोस्टर क्रमांक को समझ लेंगे, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रहे और जब भी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन हो तो आप इसे मिला करके देख सकते हो कि मैंने सही कहा है या नहीं। बढ़ते आगे एक नोट पॉइंट देखेंगे कि दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को 5% एवं उर्दू के अभ्यर्थियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण मिलता है, ठीक है। अब ये क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, तो क्षैतिज आरक्षण के संबंध में मैं ये शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ
कि क्षैतिज आरक्षण जो होता है वह ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ही प्रवेश किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यदि एससी कैटेगरी में दिव्यांगजन हैं तो वे एससी कैटेगरी के अंदर ही उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनकी सीट अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, उन्हें एससी के अंदर ही समायोजित कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से जिस कोटि में, जिस कैटेगरी में दिव्यांगजन हैं या उर्दू के कैंडिडेट्स हैं, उनको उसी कोटि में सामंजन उनके अंक के अनुरूप कर लिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो फिर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। आगे समझते हैं मेधा अंक तैयार करना। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार कब होगा? जब आपका मेरिट लिस्ट के लिए मेधा अंक चाहिए, है ना। और मेधा अंक आप सभी को मालूम होगा, पहले वीडियो में मैंने बताया भी कि कैसे मेधा अंक तैयार किया जाता है। तो मेधा अंक निकालने के लिए आपका मैट्रिक और इंटर का औसत निकाला जाता है। ठीक है, मैट्रिक के अंकों का प्रतिशत और इंटर के अंकों का प्रतिशत, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो अंक प्राप्त होगा उसे ही मेधा अंक कहा जाता है। तो इस मेधा अंक के अनुसार अब जितने आवेदन प्राप्त हुए, मान लिया जाए कि एक डाइट में जहां 100 सीटें हैं वहां पर 10,000 आवेदन प्राप्त हुए, तो इन 10,000 अभ्यर्थियों के जो मेरिट अंक होंगे उनके अनुसार ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मेधा सूची को तैयार करना एवं नामांकन की प्रक्रिया, अब इसे समझेंगे। तो डीएलएड में नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों के कोटि एवं मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है। इसके निम्न प्रकार है। सबसे पहला है औपबंधिक मेधा सूची, जिसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कहा जाता है। यह प्रारंभिक मेधा सूची होती है ना, जिसमें प्राप्त सभी शुद्ध रूप से भरे हुए आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का विवरण प्रकाशित किया जाता है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवा करके उसमें सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लिया जाए कि आपने डाइट में अप्लाई किया और किन्हीं का त्रुटि हो गया, कोई गलती हो गई बाय मिस्टेक, तो अब वे सुधार कैसे करवाएंगे? तो उनका रिजेक्टेड लिस्ट अलग से निकाला जाता है। जितने गलत आवेदन भरे हुए फॉर्म होंगे उनका एक रिजेक्टेड लिस्ट प्रकाशित किया जाता है, तो आप उसमें भी सुधार करवा सकते हो। आपत्ति दर्ज कराने की तिथि होती है ना। मैंने तिथि के बारे में भी वीडियो लाया, नए जो तिथियों को बदला गया, आवेदन तिथि का हुआ विस्तार, इस टाइटल से मैंने वीडियो लाया। तो आप इस वीडियो पर जा कर के एक बार फिर से डेट को ध्यान से देख लो कि किस तिथि को क्या होना है। तो उसमें बताया गया है कि आपत्ति कब से कब तक दर्ज की जाएगी। तो जिनकी त्रुटि अगर है तो वे उस तिथि में अपनी त्रुटि को सही कर लेंगे। और उसके बाद दूसरा जो है अंतिम मेधा सूची प्रकाशित किया जाता है। प्राप्त आपत्ति आवेदनों के आधार पर सुधार करने के उपरांत प्रकाशित मेधा सूची होती है अंतिम मेधा सूची। इसमें भी सारे अभ्यर्थियों का विवरण उनके मेधा अंक के आधार पर ही होता है। ठीक है, तीसरा है कोटिवार मेधा सूची। कोटिवार मेधा सूची भी प्रकाशित की जाती है। अनारक्षित सीटों पर जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए, आरक्षित सीटों के अनुसार पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सारे कोटिवार भी प्रकाशित की जाती है। इसके बाद नामांकन हेतु चयन सूची, लास्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट नामांकन हेतु। यह सबसे महत्वपूर्ण सूची होती है क्योंकि यह आरक्षण के रोस्टर के अनुरूप सभी कोटि के अभ्यर्थियों के मेधा अंक के घटते क्रम में तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें सम्मिलित अभ्यर्थी सीधे नामांकन के योग्य होते हैं। इसमें जो भी शामिल होते हैं उन्हें सीधे सूचना दी जाती है, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, और कभी कभी कॉल करके भी बताया जाता है कि आपका नाम चयन सूची में आ गया है, आप निर्धारित तिथि को आकर के एडमिशन ले लें। प्रत्येक डाइट या बाइट या प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अपने अपने उपलब्ध सीटों के अनुरूप अपना रोस्टर तैयार करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि किसी डाइट में 100 सीट है तो वे अपने अनुसार रोस्टर तैयार करेंगे, किसी में 200 सीट है तो वे अपने अनुसार रोस्टर तैयार करते हैं। द्वितीय चयन सूची या फिर काउंसलिंग। प्रथम चयन सूची में से यदि कुछ सीट रिक्त रह जाता है, वहाँ पे कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर उन रिक्त सीटों के विरुद्ध द्वितीय चयन सूची तैयार की जाती है, या फिर रिक्त सीटों के अनुसार
काउंसलिंग के लिए मेधा अंक के अनुरूप कोटिवार अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि किसी डाइट में 50 सीटें रिक्त रह गई, तो उन 50 सीटों में देख लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक अंकों का प्रतिशत के अनुसार कितने सीट यहाँ पे रिक्त रहे हैं, तो उसी के अनुरूप बढ़ा करके, कुछ संख्या बढ़ा करके काउंसलिंग के लिए छात्रों को बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग में शामिल सभी अभ्यर्थियों के अनुसार फिर से नामांकन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। ठीक है। और एक निर्धारित तिथि को चयन सूची में अंकित अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए बुला लिया जाता है। यदि फिर इस प्रक्रिया में कुछ सीट रिक्त रह जाते हैं, मान लिया कि काउंसलिंग में शामिल हुए, उसके बाद चयन सूची में नाम आया, लेकिन चयन सूची में नाम आने के बावजूद कुछ अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं जा पाए, तो ऐसी स्थिति में उन रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से फिर से कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और इस प्रकार से सारी सीटें भर ली जाती हैं। तो ये पूरा नामांकन का प्रोसेस होता है मेरिट लिस्ट के अनुरूप। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा खेल समझ में आ गया होगा कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है और मेरिट लिस्ट के अनुसार कैसे एडमिशन होता है। यदि आपके और भी सारे सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसी तरह से आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।